हेलो, हाँ जी। तो कैसे हैं आप बंधु? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 3 कोशिका संरचना एवं कार्य के बारे में। इस इकाई में कुल मिला के हमें 3 अध्याय का पढ़ना है, 3 अध्यायों को पढ़ना है, जो कुछ इस प्रकार है। अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई, अध्याय 9 जैव अणु और अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो आज हम पहले इकाई के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इकाई जो 3 है, इकाई 3 के पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो जब सबसे पहले आप एनसीईआरटी को उलटना शुरू करेंगे इकाई 3 में, तो इकाई 3 में आपको सबसे पहले कुछ यूनिट से पहले, चैप्टर से पहले शुरू होने पे यूनिट में, इकाई में कुछ आपको चीज़ें बताई गई हैं जो कुछ इस प्रकार है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो एक टर्म आता है न्यूनकरण जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जब किसी भी जीव विज्ञान की बात को, जब किसी जीव विज्ञान के फैक्ट को, जब किसी भी जीव विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रसायन विज्ञान, यहाँ पे है रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान को की सहायता ली जाती है, उसे तो विज्ञान की वैसी शाखा को हम न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बात कीजिए, कोशिका के बारे में ही बात करते हैं। तो कोशिका के अध्ययन के लिए सबसे पहले जरूरी था सूक्ष्मदर्शी का होना, और सूक्ष्मदर्शी के होने के साथ साथ ही रंग का होना भी जरूरी था, क्योंकि जब तक हम कोशिका को रंजित नहीं करेंगे, उसे रंग में नहीं रंगेंगे, तब तक उनके अलग अलग कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज भी हम बहुत सारे टेस्ट लैब वगैरह में जब हम जाते हैं और उनमें देखते हैं तो बहुत सारे डाइज का यानी कि वर्णकों का प्रयोग किया जाता है। तो जब विज्ञान के किसी तथ्य को सुलझाने के लिए रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान का सहयोग लिया जाता है, उसे हम न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। इसे हम बायोलॉजी में, अंग्रेजी में रिडक्शनिस्ट कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी भी कहते हैं। तो आप न किसी भी यूनिट, जीव विज्ञान के किसी भी यूनिट को जब उलटना शुरू करेंगे इकाई को, तो उसमें हर एक यूनिट में लगभग 5 यूनिट है 11वीं में और 5 यूनिट है 12वीं कक्षा में। तो आप 11वीं कक्षा में का जो कोई भी यूनिट, आप पहला यूनिट जब खोलेंगे तो आपको एक न एक वैज्ञानिक के बारे में परिचित कराया गया है, जिन वैज्ञानिकों का उस यूनिट के हर एक बातों में, हर एक कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसमें हम एक वैज्ञानिक के परिचय के बारे में बात करेंगे, जीएन रामाचंद्रन के बारे में। जीएन रामाचंद्रन का जन्म अक्टूबर 1922 में हुआ था तथा मृत्यु हुई थी इनकी, ये 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जीएन रामाचंद्रन के जीवन से कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। तो जीएन रामाचंद्रन का कार्य जो था, इनके कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य जो था 1954 में नेचर नामक एक वो आती थी, जर्नल आती थी, उसमें प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज तथा रामचंद्रन प्लॉट का उपयोग करके इन्होंने प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण किया था। किसने? रामाचंद्रन ने। ये आपके पेपर में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और आगे देखते हैं आगे इनके क्या क्या कार्य हैं। जैसे संरचना, प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई थी। क्यों? जीएन रामाचंद्रन को। उसके बाद रामचंद्रन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से प्रभावित होकर इन्होंने प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना पे मॉडल जो इन्होंने प्रकाशित किया था, उससे लाइनस पॉलिंग बहुत ही क्या थे? प्रभावित थे। तो ये किससे प्रभावित थे? लाइनस पॉलिंग से। रामाचंद्रन ने प्रोटीन की संरचना में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने बाद में कोलेजन की संरचना का भी अध्ययन किया था, और रामाचंद्रन ने प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान था तथा इन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया था जिसका नाम था मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक भी कौन रहे हैं? रामाचंद्रन रहे हैं, जीएन रामाचंद्रन। अब जीएन रामाचंद्रन का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, तो अब हम एंटर करते हैं, अब हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो हमारा अध्याय है 8। अध्याय का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। आपने 9th क्लास में भी इस अध्याय के बारे में ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो अब हम बात करते हैं नीट परीक्षा के बारे में कि नीट परीक्षा में इसके कितने वेटेज हैं, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके अंक भार कितने हैं। आपके वैसे 11वीं कक्षा में तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी बड़े स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठाएं, तो वहाँ जाने के बाद ना अलग अलग चैप्टर वो पढ़ाने लगते हैं। लेकिन अगर बात करें
कि हमें कौन से चैप्टर से शुरू करना चाहिए जीव विज्ञान 11वीं कक्षा की, तो हमें शुरू करना चाहिए कोशिका से, क्योंकि कोशिका बहुत ही क्या है, मौलिक है, मौलिक चीज़ है, क्योंकि इस कोशिका के कॉन्सेप्ट का हर एक चैप्टर में ही उपयोग होता है। आप जहाँ भी देख ले किसी भी चैप्टर में, और ये चैप्टर हमें याद भी होता है क्योंकि हम 9वीं कक्षा में पढ़ के आते हैं। 9वीं कक्षा में तो आपने जीव जगत के बारे में नहीं पढ़ा था, 9वीं कक्षा में आपने जंतु जगत के बारे में पढ़ा था, वो भी जंतु जगत 9वीं कक्षा में ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं। हाँ, जब हिंदी माध्यम के छात्रों का बात किया जाता है, जो छात्र उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, उनमें 9वीं कक्षा में कहाँ उतनी पढ़ाई होती है। कुछ चैप्टर पढ़ा लेते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उन्हें पढ़ा दिए जाते हैं। नहीं तो हाई स्कूल, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उनकी क्या हाल है वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा रहा हूँ, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो आइए बात करते हैं। तो नीट परीक्षा में इसके जो भार हैं, 4 प्रश्न कुल इसके आते हैं, जो यहाँ पे अंकित है। 4 प्रश्न आते हैं, 4 का 16 अंक हुआ। और इसके वेटेज जो होते हैं, अगर 360 नंबर का भार किया जाए, 360 नंबर का भार किया जाए, इसका परसेंटेज निकाला जाए, तो लगभग करीब 8% जो है, 8% जो है क्या आते हैं इस चैप्टर से, क्या आते हैं क्वेश्चन आपके नीट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका के विज्ञान की, सबसे पहले कोशिका विज्ञान क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोशिकीय संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, कोशिका विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं कि कोशिकीय जीव विज्ञान एक साइटोलॉजी करके ब्रांच हो जाती है। जब आप एक ग्रेजुएशन के आगे फर्दर जब आप स्टडी करोगे, हायर स्टडी, उच्चतर शिक्षा जब प्राप्त करने जाओगे, तो उसमें साइटोलॉजी एक ब्रांच हो जाता है, सेल बायोलॉजी एक ब्रांच हो जाता है कोशिका विज्ञान। तो कोशिकीय संरचना, कार्य एवं निर्माण का अध्ययन किया जाता है। कोशिकीय संरचना मतलब कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है और उनके निर्माण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय जीव विज्ञान कहा जाता है। आपको मालूम ही होगा कि प्राणी तथा पादप जो होते हैं, प्राणी तथा पादप, पादप में जो पैर से पानी पीता उसे पादप या पेड़ कहते हैं हम हिंदी की भाषा में। तो प्राणी तथा पादप असंख्य कोशिकाओं से, मतलब अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है, कोशिकाओं से बना हुआ है। लेकिन अप्रोक्स कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, करीब 30 खरब कोशिका से, 30 खरब कोशिका से, करीब 30 खरब कोशिका से, 30 खरब कोशिका से जो है ये मनुष्यों का निर्माण हुआ है, मतलब ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं, कोशिका की परिभाषा के बारे में जानते हैं। यह जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। आपने ये पढ़ा ही होगा 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से कि कोशिका के क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आगे चलते हैं, यह आनुवांशिक की इकाई है, आनुवांशिकता की इकाई है। हाँ, अगर आप 12वीं कक्षा में जाएंगे तो आनुवांशिक और विकास करके एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, जिसमें जो थे हमारे मेंडल साहब थे, आनुवांशिकता को फैक्टर बताया था, इन्होंने गुण को फैक्टर बताया था। तो देखो, अगर मम्मी पापा में जो जीन है, जो कोशिका है, तो ये आनुवांशिकता को लाती है। एक कोशिका जब दूसरे कोशिका, जब स्पर्म सेल, जब शुक्राणु कोशिका जब अंडाणु कोशिका से मिलती है, तो एक प्रकार की कोशिका ही होती है। तो यह क्या करती है, हेरिडिटी को ले जाती है, मतलब आनुवांशिकता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो आनुवांशिकता को ले जाती है, तो आनुवांशिकता की जो मूलभूत इकाई है वह कोशिका ही है। यह रोगों की भी इकाई है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे कि वायरस, विषाणु, जीवाणु, जितने सारे होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, और जो कवक होते हैं, प्रोटोजोआन्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, रोगों को फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने परिभाषा को सुना। अब हम पढ़ते हैं जीवन का पदानुक्रम क्या है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ। जैसे हायरार्की में आपने पढ़ा होगा, एक पदानुक्रम होता है, जैसे कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसी प्रकार से इसको कहते हैं हायरार्की। ये है, ये मतलब एक ना, एक तरीके से एक मतलब नीचे पायदान से, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा बचपन में, घटते तथा बढ़ते क्रम, उसी प्रकार से हैं। तो अणुओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ, कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य से मिलकर कोशिकाओं का निर्माण हुआ। कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण हुआ। ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण हुआ। अंग तंत्र से मिला के शरीर का निर्माण हुआ। ये जो अंग तंत्र होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये पादप में नहीं पाए जाते हैं। पादप में डायरेक्ट ऊतक के बाद क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। ये हो गया जो जीवन का पदानुक्रम है, ये कुछ इस प्रकार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करें, इससे बेसिक बहुत ज़्यादा आपका क्लियर होता है। अब कुछ हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बारे में, कि ऐतिहासिक विवरण के बारे में, कि कोशिका का क्या इतिहास रहा है, कैसे उसे डेवलप किया गया, कैसे बना। तो जो रॉबर्ट हुक थे, 1665 में अपनी जो पुस्तक थे माइक्रोग्राफिया में सेल शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने करा था।
उसके बाद ग्रीक वर्ड में सैला का अर्थ होता है छोटा खोखला स्थान, स्मॉल होलो स्पेस। हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कॉर्क के टुकड़ों में देखा था। कॉर्क के टुकड़ों में देखा था, ये इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से इन्होंने कॉर्क सेल में देखा था। कॉर्क सेल आपको कहाँ मिलेगा? कॉर्क सेल कहाँ मिलेगा? आपने अगर प्रयोगशाला में किया होगा तो प्रयोगशाला में किसी भी परख नली या किसी भी जार को बंद करने के लिए कॉर्क का यूज किया जाता है, जिसे पानी में भिगो कर रखा जाता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कॉर्क सेल में देखा था, कॉर्क सेल देखा था। दरअसल जो रॉबर्ट हुक थे वो पहली बार जिन्होंने सेल का मतलब देखा था, वो जो लिविंग सेल नहीं थे, वो नॉन लिविंग सेल थे। हाँ, जो कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब मधुमक्खी के छाते जैसी, इन्हें पहली बार दिखा था। अगला जो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीवित कोशिका का मतलब वो करा था, देखा था जीवित कोशिका को पहली बार, लीवन हुक नामक वैज्ञानिक थे। 1674 ईस्वी में, ये 1665 में, और इन्होंने 1674 ईस्वी में पहली बार इन्होंने जो कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, एनिमल क्यूल में देखा था। इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम एनिमल क्यूल कहा था। साथ ही साथ लीवन हुक को नर जनन कोशिका एवं श्वेत रक्त कोशिका देखने और खोजने का श्रेय भी जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, या केंद्रक को इन्होंने पहली बार देखा था ऑर्चिड के रूट में। ओके, ऑर्चिड के जड़ में देखा था। सूक्ष्मदर्शी का पता लगाना, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी होता है, नॉर्मल जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे बहुत सारे जो मतलब बहुत छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उन्हें हम नहीं देख पाते क्योंकि उनकी मतलब जो संरचना होती है बहुत छोटी होती है। इसके लिए जो एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया है, जिससे कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको और भी डीप स्टडी मतलब गहरा अध्ययन किया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? रस्क और नॉल को जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका के जटिल संरचना के अध्ययन क्या हो पाया? संभव हो पाया। आगे हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जो हमने एनसीईआरटी से बिल्कुल आपको पढ़ाया है कोशिका थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। 1938 में, आराम से सुनिएगा इसे ध्यान से, आपके बुक में भी दी गई है। 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग कोशिका भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर क्या बनी होती हैं? प्लांट बनी होती हैं। की पॉइंट क्या है इसके, मतलब कुंजी क्या है? 1838 में ये कहाँ से थे? जर्मनी से थे। मैथियस स्लाइडेन नाम था। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? इन्होंने पौधे पे अध्ययन किया था। इन्होंने क्या बताया था कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर पादप का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम है स्वान साहब, थियोडर स्वान इनका नाम है पूरा का। इन्होंने 1939 में, वो क्या थे, वो उन्होंने कब करा था? उन्होंने 1938 में, और ये उन्होंने 1838 में किया था, और इन्होंने 1839 में किया था। ये कहाँ के थे? ये थे ब्रिटिश के थे। अब कुछ बच्चे ये समझ जाएंगे अगर परीक्षा में आ जाए, निम्नलिखित में से थियोडर स्वान का संबंध किस जीव विज्ञान की शाखा से है? जीव विज्ञान, भौतिकी, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान, जंतु विज्ञान दोनों। तो ज़्यादातर लोग ना बोलेंगे कि अच्छा चलो प्लांट से है तो प्लांट और कोशिका होगा, तो प्लांट और कोशिका लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इनका जो क्या अध्ययन किसमें क्या थे? ये जंतु वैज्ञानिक थे, ये पादप वैज्ञानिक नहीं थे, ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। तो थियोडर स्वान ने पहले क्या करा था? जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पता लगा था कि कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे हम आजकल जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो दरअसल इन्हें जो प्रोटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो श्रेय जाता है, कोशिका झिल्ली का जो श्रेय जाता है, जो जीव द्रव्य के चारों तरफ लगा होता है, श्रेय इन्हीं को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ना इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन उसे भी नहीं करा, इसलिए जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, उसका श्रेय जाता है पुरकिंजे साहब को। तो और वैज्ञानिकों ने पादप के अध्ययन के बाद पता लगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी मिलती है, जो कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती। क्या पाई जाती है जंतु कोशिका में? कोशिका झिल्ली। एक दिन जब हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करेंगे, उसमें हम इस सारी बातों को अच्छे से समझाएंगे। आधार पर स्वान की परिकल्पना रखते हुए बताए प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बनी होती है। सेल्स और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनी होती है। स्लाइडेन और स्वान के संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया,
यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने तो बताया कि कोशिका जो है सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट हैं, कोशिका और कोशिका के उत्पाद हैं। हर जो पादप कोशिका होती है, स्वान साहब ने बताया था कि पादप कोशिका होती हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे कि रिस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए अलग है, उत्सर्जन करने के लिए अलग है, भोजन के सम्मोहन के लिए अलग है। ये सब अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो रोडोल्फ विर्चो एक वैज्ञानिक है। रोडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, इनका जो ये थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूरा वैलिड थ्योरी है। अभी तक जो इनका परिमेय है सिद्ध अभी तक बहुत अच्छा वैलिड है। और इन्होंने इन दोनों को डिस्कार्ड किया और अपना एक उसमें से रखा और अपना एक थ्योरी दिया। तो कुल मिला के जो कोशिका सिद्धांत है वो कुल मिला के क्या है, 2 कोशिका सिद्धांत बना। तो आइए रुडोल्फ विर्चो साहब ने क्या बताया इसके बारे में देखते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। मतलब इन्होंने सेल साइकिल के बारे में भी बताना शुरू किया, इसके बाद से सेल साइकिल शुरू हुआ होगा। कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है। तो इन्होंने इसका मतलब लैटिन में लिखा ओमनिस सेलुला ई सेलुला नामक इन्होंने एक थ्योरी दिया। मतलब कोशिका जो है वो पूर्व कोशिका से उनकी जन्म होती है। संक्षेप में समझने की बात है, आपको समझो, इसे समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंसा देते हैं लोग, टीचर फंसा देते हैं इसमें। लिखा है कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ये क्या है, ये सेल थ्योरी का 2 पॉइंट है जो उन्होंने स्वान साहब ने बताया था। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का आपका लाइन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही दे देगा स्टेटमेंट में और डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता नहीं कभी नीट में। अब बात करते हैं जो सेल थ्योरी है इसके संक्षेप में एक बार बात करते हैं, सारांश में। आप अगर इसे चाहें तो एक फ्लैश कार्ड में, मतलब एक रंगीन पेपर पे ना, इसे आप अच्छा से लिख सकते हैं। मैंने इसे बनाया आप लोगों के लिए, क्यों आप अच्छे से इसे मतलब कहीं भी छोटा सा पर्ची में बना के कहीं चिपका दिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं और ये क्वेश्चन मतलब छूटे ना आपसे। तो जो सिल्डेन साहब थे 1838 में जर्मन के बॉटनिस्ट थे और स्वान साहब थे 1839 में इन्होंने काम करा था। ये थे ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, मतलब ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। और जो आपने कोशिका का जो डेफिनीशन पढ़ा था, परिभाषा पढ़ा था कि कोशिका जो होती है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये सेल थ्योरी से ही ये परिभाषा निकलता है, कोशिका सिद्धांत से निकलता है। तो सभी जीव कोशिका के तथा कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है, आपने ये भी पढ़ लिया, क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है। और आगे है सभी कोशिका का उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यह रुडोल्फ विर्चो के अनुसार है ओमनिस सेलुले ई सेलुले से साबित होता है। और आधारभूत रूप से सभी कोशिकाएं उपापचय एवं संरचना में समान होती है, मतलब सबके सेम फंक्शन होते हैं। 4th है जीवों में सभी क्रियाएं कोशिकाओं की क्रियाओं के कारण होती हैं, मतलब फंक्शनल यूनिट के कारण होती हैं। अगर एक कोशिका काम करना बंद कर दे तो कहाँ से, उत्तक काम नहीं करेगा, उत्तक काम नहीं करेगा तो अंग काम नहीं करेगा, अंग काम नहीं करेगा तो अंग तंत्र नहीं काम करेगा, और अंग तंत्र नहीं काम करेगा तो बॉडी हो जाएगा, बॉडी कहाँ चला जाएगा, बॉडी अल्लाह को प्यारे हो जाएगा। तो आगे है प्रत्येक कोशिका आनुवंशिकी इकाई होती है, बिल्कुल सही होती है। प्रत्येक जीव की जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, हाँ बिल्कुल, ये भी। जब स्पर्म सेट और जब नर शुक्राणु कोशिका और मादा जो अंडाणु कोशिका जब फ्यूज करती है उस समय क्या होता है, एक ही सेल का होता है। एक सेल में जब डिवीजन होता है, जब विभाजन होता है और विभाजन होते होते बड़ा बन जाता है। अब बताइए कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी आ गए। अब अपवाद भी आ गए, ये सेल थ्योरी भी सब पे लागू नहीं हो पाया। कोशिका जो सिद्धांत है उसके अपवाद कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। तो ऐसे वायरस को तो हम जीव मानते ही नहीं हैं, वायरस को हम लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के बाउंड्री पे रखे हैं, फिर भी जो कोशिका सिद्धांत है ये सब पे लागू नहीं होता। तो आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद को। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि वायरस कोशिका संगठन नहीं पाया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अकोशिकीय यानी कि ये सेलुलर, जैसे मोनास, प्रोटिस्टा, स्टीरिया बाउचेरिया, फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस, ये कोशिका सिद्धांत के क्या हैं, अपवाद है। ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप
अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे रिवीजन करें। हाँ, और रिवीजन करने के बाद इसका जो प्रश्न है वो विगत वर्षों के प्रश्नों से या कोई भी प्रकार का वस्तुनिष्ठ किताब की जो वस्तुनिष्ठ आपके पास बुक हो या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। सबसे अच्छा बुक है एग्जाम्पलर, हिंदी मीडियम के भी एग्जाम्पलर उपलब्ध है। आप कहेंगे तो हम लिंक भी आपको शेयर कर देंगे एग्जाम्पलर का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो